प्रिय सम्मानित छात्रों, प्रतियोगियों, प्रतिस्पर्धियों, आप सभी को नमस्कार। और आपकी जो मेरी क्लास है, इस क्लास में आप सभी का क्या है, स्वागत है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ व्याकरण की दृष्टि से। तो व्याकरण में सामान्य हिंदी में कुछ प्रश्न जो है बनते हैं, तो आप इसको पढ़ कर के उन प्रश्नों को जो है हल कर सकते हैं। तो व्याकरण में ये बेस है, समझ लीजिए कि यहाँ से भाषा के बाद ये एक जो है ध्वनि जो है, ये बेस है। तो भाषा की भी वीडियो मैं एक बनाऊंगा, लेकिन मैंने पहले सोचा कि पहले ध्वनि की वीडियो बना दूं, क्योंकि जो है ध्वनि जो है भाषा में ध्वनि क्या है, ध्वनि का क्या रूप है, क्या उसका ध्वनि कैसे वर्ण बनती है, वर्णों में स्वर और व्यंजन क्या है, स्वर और व्यंजन में स्वरों में के अलावा जो है जो अनुस्वार अनुनासिक क्या है, या फिर विसर्ग क्या है, ये तमाम जो है मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है इसे ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके बहुत जो है मैटर क्लियर हो जाएंगे, और आप अपने जो है परीक्षाओं में ये जो ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसको आप हल कर लेंगे। ठीक है। तो उससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है, अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो ये वीडियो इस उद्देश्य से बनाई जा रही है कि अधिक से अधिक लोग जो है सामान्य हिंदी में जो कुछ भी आधार बेस पे प्रश्न पूछा जाता है उसको वो हल कर सकें। ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में आइए देखते हैं आज का जो प्रकरण है, आज का जो विषय है ध्वनि। सबसे पहले ध्वनि कहते किसे हैं, ध्वनि है क्या, तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। तो मैं पढ़ते चलता हूँ और इसको एक्सप्लेन करते चलता हूँ, तो इसे आप पढ़ के भी समझ सकते हैं और मेरी जो वॉइस आवाज़ है उसको सुनकर के भी समझ सकते हैं। ठीक। तो मनुष्य की वागेंद्रिय द्वारा जो निकला हुआ वायु स्फोट है, जिसका कुछ अर्थ निकले, व्याकरण की दृष्टि में यानी भाषा में उसे ध्वनि कहते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य की जो वागेंद्रियाँ हैं, तो वागेंद्रियाँ जो जैसे हो गया हमारे मुख के अंदर की जितनी भी वागेंद्रियाँ हैं, और वह स्फोट जो हमारे अंदर से निकलता है, वह एक विशेष प्रकार का अर्थ देता है। तो वह क्या होता है, व्याकरण की दृष्टि से वह ध्वनि होता है। ध्वनियाँ तो बहुत निकाल सकते हैं हम मुख से, लेकिन व्याकरण में जो ध्वनि जिससे कुछ बने, जिसका कुछ अर्थ निकले, इस वजह से वही ध्वनि व्याकरण की भाषा में ध्वनि कहलाती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य की वागिंद्रिय द्वारा निकला हुआ वह वायु स्फोट जिसका कुछ अर्थ निकले, व्याकरण की दृष्टि में या भाषा में उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है। अब कुछ और समझ लेते हैं कि जो है ध्वनि क्या है, और ध्वनि के क्या महत्व है, या ध्वनि कैसे वर्ण बनता है। जैसे अगर हम कह सकते हैं तो कोई वर्ण होता है, जैसे वर्ण आ ई क ख ग घ, जितने भी वर्ण हैं, जब ये मनुष्य की वागेंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं, अर्थात हम उसको प्रकट करते हैं, तब वही जो है ध्वनियाँ क्या क्या कहलाती हैं, वही ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है। और इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मैंने यहाँ भी लिख भी दिया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वर्ण को बोलने के लिए जब मनुष्य अपनी वागिंद्रियों की सहायता से अभिव्यक्त करता है, अर्थात व्यक्त करता है, प्रकट करता है, तब वह क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है। और ये ध्वनि जो होती है शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। शब्दों की आधारशिला क्या होती है, ध्वनि। ये प्रश्न बनता है कि शब्दों की आधारशिला क्या है, ध्वनि, वर्ण। तो ध्वनि होती है। ठीक है। और एक और बात कि वर्ण किसे कहते हैं, तो हम एक छोटा सा यहाँ पे और भी परिभाषा है कि ध्वनि का वह लिखित रूप जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो कुछ और बातें जो है हम बता दें ध्वनि के विषय में, कि जो ध्वनि होता है अंग्रेजी के इंच शब्द से है, मतलब अंग्रेजी में जो इंच होता है, इंच, तो इसी का जो है रूप है एक। ठीक है। क्योंकि दोनों भाषाओं की
तरह ध्वनियाँ सॉरी क्योंकि दोनों भाषाओं में एक ही तरह की ध्वनियाँ हैं, लेकिन लिखने में दोनों की ध्वनियों के चिन्ह एक दूसरे से भिन्न हैं। अगर हम यूँ कहें कि ध्वनियाँ अंग्रेजी में जो है हम बोल तो रहे हैं इंच, ठीक है? लेकिन उसको जब हम लिखेंगे तो इंच को हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे और अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे, यानी उसका जो है लिपि बदल गया है, ठीक? अब आगे देखते हैं वर्ण क्या है, ठीक? तो वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो, जिसका कोई खंड ना हो यानी मूल ध्वनि, ठीक? मूल ध्वनि उसी को वर्ण कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो। तो हम अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो है यह जो है ध्वनि का लिखित रूप है, ध्वनि का जो है लिखित रूप होता है, ठीक? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है और यह जो है मूल ध्वनि होती है जिसका कोई खंड न हो, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, व, च इत्यादि और भी जो अभी आगे जितने भी वर्ण आते हैं वो। मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। आगे जो है आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में कि वो 52 वर्ण कौन-कौन से हैं। ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, ठीक है? अब वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का जो व्यवस्था के अनुसार जो क्रम स्थापित किया गया है वह वर्णमाला होता है, ठीक है? अब देखिए हिंदी के वर्ण कौन कौन से हैं। हिंदी के वर्ण इसको बांटा गया है स्वर और व्यंजन में। तो हम कह सकते हैं वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन, ठीक है? तो उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक? स्वर और व्यंजन। तो एक तरफ से हम जब उच्चारित करते हैं तो स्वरों को उच्चारित करते हैं और व्यंजनों को उच्चारित करते हैं, ठीक है? तो स्वर और व्यंजन ये अलग अलग है। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर जो है कैसे बोले जाते हैं, व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, ये हम जो है आगे अब पढ़ेंगे, ठीक? तो हम कह सकते हैं कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो, ठीक है? स्वर वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के, बिना बाधा के होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आप बोलते समय जब आप कोई भी स्वर बोलेंगे तो वो निर्बाध रूप से हमारे मुख से बाहर चला आता है। आप जो है प्रैक्टिकली बोल करके देख सकते हैं। जितने भी स्वर वर्ण हैं, स्वर वर्ण कितने हैं? 11 स्वर वर्ण हैं। कितने हैं? 11। जैसे अ, आ, ई, उ, ठीक? ए, तो जितने भी 11 स्वर वर्ण हैं उसमें री भी है। तो ये सभी जो है इसको जब हम बोलेंगे तो ये बिना किसी बाधा के जो है हमारे मुख से जो है उच्चारित हो जाते हैं और फिर जो है हम उसे बोल सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके स्वर वर्ण की एक परिभाषा है कि वे वर्ण जिनको जो है जिनको बोलने में बिना किसी बाधा के हम बोल सकते हैं वह क्या होता है? स्वर वर्ण होता है, ठीक है? अब आइए देखते हैं थोड़ा सा स्वरों में हम आगे और कुछ हम बातें बता देते हैं स्वर वर्णों को विषय में कि इसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि स्वर जो है बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं, इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। लेकिन अगर थोड़ा और गहराइयों में देखा जाए तो स्वर स्वर मिल कर के हो जाते हैं। स्वर स्वर जैसे हम अ बोल रहे हैं तो अ दो स्वरों के मेल से बना है, आप बोल रहे हैं तो दो मूल स्वरों के मेल से ये बना है। तो लेकिन किसी अन्य वर्ण अर्थात व्यंजन की बात हो रही है तो दूसरे वर्ण की इसमें सहायता नहीं ली जाती। ये पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और इसके उच्चारण में जो भीतर से आती हुई वायु होती है मुख के भीतर से, वह निर्बाध रूप से क्या होती है? बाहर निकलती है। किसके उच्चारण में? स्वरों के उच्चारण में वायु जो होती है, हमारा वायु स्फोट जो होता है, वायु स्फोट
ठीक है, जो मुख के अंदर से आता है तो वह जो है निर्बाध रूप से बाहर निकलता है, वहीं वायु स्फोट जो है ध्वनि होती है, मैंने अभी ऊपर बताया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे है स्वर के उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो हल्का कंठ का प्रयोग होता है ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम और भी जो बोलेंगे स्वरों को तो कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ होठ का नहीं, लेकिन अपितु ऊ बोलने में जो है होठों का प्रयोग आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि स्वरों की जो संख्या होती है वह क्या होती है, 11 स्वर 11 होती है। ठीक, अब हमने ये पढ़ा कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी बाधा के होता है। हम बोल सकते हैं कि वे वर्ण जो बिना किसी बाधा के बोले जाएं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, वे वर्ण जो वे वर्ण जो बिना किसी बाधा के बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक, अभी ऊपर ये भी डेफिनेशन है, आप इसे देख लीजिएगा। लेकिन जो है इसकी भी है कि जो जिनका उच्चारण में बिना बाधा के या बिना अवरोध के वह जो है उच्चरित हो जाए वह होता है स्वर। ठीक है, और मैंने ये लिखा दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वतंत्र होते हैं, भीतर से आई हुई वायु जो है निर्बाध रूप से बाहर आ जाती है। तो और भी जो कुछ भी बातें हैं स्वर के संबंध में मैंने उसको आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब जो है आगे हम देखेंगे थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे, स्वरों को किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ये 3 स्वरों में इसको बांटा गया है। ठीक, अब आगे देखेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर को हम अगर देखेंगे तो इसे लघु स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, लघु स्वर जब छंद पढ़ते हैं तो लघु, दीर्घ और गुरु का बात आती है, इसे गुरु बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये जो है इसको बोलने में जो है कम समय लगता है और इसको बोलने में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है। ठीक है, तो और भी है कि जब स्वरों का जहाँ उच्चारण होता है उसमें लगने वाले समय को भी हम मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। आगे जो है हम इसको बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि ये मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं, मूल स्वर। तो ये प्रश्न बनता है कि मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर 4 हैं, आपको यहाँ लिखा हुआ है अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं और ये एक मात्रिक होते हैं, मतलब कि इसके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है और इनकी उत्पत्ति दूसरों स्वरों से नहीं होती, ये स्वयं में मूल होते हैं, बल्कि ये मिलकर के नए स्वरों का निर्माण करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो है ये तो हो गया ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जो मूल स्वर होते हैं जिनका उच्चारण एक मात्रा का होता है, इन्हें हम लघु स्वर भी बोलते हैं। ये स्वर मिलकर के नए स्वरों को क्या करते हैं, नए स्वरों का भी निर्माण करते हैं। ठीक, अब आ जाइए आपका दीर्घ स्वर पे। ठीक, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसी ह्रस्व या मूल स्वर को आपस में मिल करके जो स्वर बनाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर यानी या एक मात्रिक स्वर जो आपस में मिल करके ये जो स्वर बनाते हैं उसे जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये दीर्घ स्वर में आपका देखिए ये समान स्वर है। यहाँ पे हम एक बात लिखना भूलें कि जो समान स्वर मिल करके जो है एक नया स्वर बनाते हैं उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो अ प्लस अ बराबर आ है। ठीक, यहाँ पे आ का निर्माण कैसे हुआ, अ यानी 2 अ यानी मूल स्वर मिले हैं तब आ बना है। 2 ई मिली है, ई धन ई, तो बड़ी ई का निर्माण हुआ है यानी दीर्घ ई का निर्माण हुआ है।
फिर उ और उ, हस्व उ मिलकर के दीर्घ उ का निर्माण करते हैं। हालांकि री का भी यहाँ लिखा है, लेकिन री का प्रचलन जो है अब हिंदी में बहुत कम हो गया है। उसके स्थान पर ये री काम कर रहा है। किसी का नाम रितिका लिखना है तो वो ऐसे नहीं लिखता है, बल्कि वो रितिका ऐसे लिखता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे बहुत ऐसे नाम है जहाँ पे इस री का प्रयोग नहीं होता। इसका री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, और तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, तो इसलिए री का प्रचलन अधिकतर जो है अब संस्कृत में हो गया। इसका प्रयोग हिंदी में बहुत थोड़ा रह गया है। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, देखिए यहाँ पे कि जो है दीर्घ री या री का ये जो प्रचलन है, ये जो है इसका प्रचलन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब अगला जो मैंने लिखा था संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर हम यूँ कह सकते हैं कि जब दो असमान स्वर, अभी देखिए वहाँ पे समान स्वर था, समान स्वर अ मिलकर के बना है। यहाँ पर जब दो असमान स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तब उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अ और ई असमान स्वर है और मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण हुआ ए। ठीक, अ और ए असमान स्वर है, मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण हुआ ऐ। अ और उ जो दो असमान स्वर है, मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण हुआ ओ। ठीक, इस प्रकार अ और ओ जो है मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण करते हैं औ। तो ये स्वर जो है संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। तो संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। मूल स्वर कितने हैं? 4। जो है दीर्घ स्वर कितने हैं? 4। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ कि जो है कभी कभी पूछ देता है कि इसमें गुण स्वर कौन है? गुण स्वर, गुण स्वर। ठीक है, गुण स्वर अगर देखेंगे तो जो ए है, ए और ओ ये गुण स्वर हो जाते हैं। आप संधि जब आगे पढ़ेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर अ और ई मिला है, अ और ई मिला है, और यहाँ पर मिला है अ प्लस उ, अ धन उ मिला है। ये गुण स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। हालांकि ऐसे प्रश्न जो है बहुत कम पूछता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ये तो हो गया गुण स्वर। अब आ जाइए, अगला है जो है हम कह सकते हैं वृद्धि स्वर कौन है? वृद्धि स्वर। हालांकि वृद्धि स्वर और वृद्धि संधि, तो वृद्धि स्वर की अगर हम बात करें तो जो आय है, आय आय और ओ, ये दोनों वृद्धि स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि अगर आप संधि पढ़ते हैं तो संधि पढ़ने में आपको आसानी हो, वृद्धि संधि पढ़ने में। ठीक है, तो क्योंकि जो है ये अ प्लस ए मिलके बने हैं, इसलिए यहाँ पे ये इसकी वृद्धि हो गई है, अय हो गया है। ठीक, इसी प्रकार अ प्लस ओ मिलकर के ओ बनाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये है जो प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर क्या है? स्वरों में प्लुत भी होता है। हालांकि प्लुत स्वर का प्रयोग जो है यहाँ पे लिखा है, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, बल्कि वैदिक भाषा में इसका प्रयोग अधिक हुआ है। प्लुत, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। कह सकते हैं कि ये त्रिमात्रिक होता है। क्या होता है? त्रिमात्रिक। इसको बोलने में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, ये जैसे ओम लिखा है ना, हम कभी कभी ओम को ऐसे भी अगर लंबा स्वर खींच देते हैं ओम, तो इसमें 3 गुना समय लग गया। ठीक, तो ये प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर का मतलब ये हो गया कि जिसमें जो है ये त्रिमात्रिक होता है और इसको बोलने में तिगुना स्वर, मतलब कि हस स्वर का तिगुना समय लगता है। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे तो स्वरों में मात्रा क्या होती है, ये मात्रा थोड़ा जान ले। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिख दिया है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वर के उच्चारण में, अर्थात अगर मैं अ बोल रहा हूँ तो इसके में थोड़ा कम समय लगा, और आ बोल रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा इसका दोगुना समय लगा। अगर मैं ओम बोल रहा हूँ तो उसमें तिगुना समय लग गया। तो इसकी इसे ही मात्रा कहते हैं। इसकी ये परिभाषा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। लेकिन जब आगे लिखा है व्यंजनों के जो प्रकार उच्चारण, अनेक व्यंजनों के अनेक जो है उच्चारण होते हैं ना, अनेक उच्चारण,
अनेक प्रकार के जो उच्चारण होते हैं उसी को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, उसी को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ स्वर का प्रयोग होता है। ठीक, व्यंजनों के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए स्वर का, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो जो व्यंजन होते हैं बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते, तो उसी को व्यंजन को जो अनेक प्रकार हैं उसी को स्पष्ट करने के लिए जो है स्वरों का प्रयोग होता है। तब जो है स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है, स्वर का वास्तविक रूप मान लीजिए हमने ए लिखा है इसको, और ये इसका वास्तविक रूप है। अगर हम किसी व्यंजन पे इसका प्रयोग करेंगे, मान लीजिए क पे, तो ये बदल करके इस चिन्ह में हो जाएगा। ठीक है, आगे मैंने इसको लिखा भी है, जिसे स्वर चिन्ह भी कहते हैं। अ की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो है वर्ण को सीधा बोलने में, जैसे क, ख, ग, घ, क को बोलने में इसमें अ लगा हुआ है। अगर इसमें से अ को हम माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हलंत क हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका आप ये बहुत छोटे कक्षाओं में ही बता दिया जाता है कि ये जो है, ये जो ऐसे पाई है और इस पे जो है सिरोरेखा है, ये जो है एक पाई आ की जो है मात्रा को दर्शाता है, यानी आ का परिवर्तित रूप है जब हम व्यंजन पे इसका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ये छोटी ई का है, बड़ी ई का है, छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का, ये री का है, ये ए का है, ये अ का है, ये ओ का है, और ये औ का है। तो कुल मिला जुला करके अ को छोड़ देंगे तो ये जो मात्रा का रूप है 10 मात्राओं का रूप है। ठीक है, 10 मात्राओं का ये रूप परिवर्तित हो गया है, अपने मूल रूप को छोड़ करके ये एक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित यहाँ पर हो रहा है। ठीक, अब अगर हम जो है साथ साथ स्वरों के साथ साथ पढ़ते हैं कि जो 11 स्वर होते हैं उसके बाद भी अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ये जो जैसे अंग और अह, अंग और जो है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो हम जब छोटे होते थे इसको भी उसमें काउंट करके 13 गिन देते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे आगे आप पढ़ेंगे तो मूल स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं और 4 जो है उसमें आपका आ जाएगा कुल मिला जुला करके जैसे दीर्घ हो गया, फिर उसके बाद संयुक्त हो गया। ठीक, तो कुल मिला जुला करके आप देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार, और अनुस्वार में भी जो कौन अनुनासिक है कौन निर्नुनासिक है, ये भी इसका भेद है। ठीक, तो अनुस्वार यह जो है एक प्रकार का व्यंजन में आता है। क्या किस में आता है? व्यंजन में आता है। अनुस्वार को हम व्यंजन की श्रेणी में ले आते हैं। तो यह जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। स्वर के बाद अर्थात अगर हम कहेंगे तो अंग के बाद, ठीक है, तो कंग बोलेंगे तो क, देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर हम कंग लिखे हैं तो पहले हम क का उच्चारण कर रहे हैं, फिर उसके बाद अ का उच्चारण कर रहे हैं, तब उसके बाद इस विसर्ग का उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है, जैसे अंगूर। इसे बोलते वक्त आप देखेंगे तो नासिका से है, नाक से निकलने वाली जो ध्वनि होती है अनुस्वार होता है। ठीक, अब विसर्ग क्या है? अब थोड़ा सा हम अनुस्वार को और क्लियर करेंगे कि जो है हिंदी में जो स्वरों का जो उच्चारण होता है उसमें अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। निर्नुनासिक, तो अनुनासिक और निर्नुनासिक क्या है इसको भी हम थोड़ा सा बताएंगे कि अनु मतलब कम, जिसमें नासिका की कम सहायता ली जाए, और निर्नुनासिक का मतलब जो स्वर अपने मूल रूप से लिख दिए जाते हैं, जैसे कि उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। हम ये कह दें कि अगर हम इसे ई लिख रहे हैं तो जैसे इधर इधर, तो यहाँ पे स्वर आया है तो इस स्वर को हम निर्नुनासिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्नुनासिक। आम को अगर हम लिखना है तो ये आम, ये भी स्वर है तो इसे हम निर्नुनासिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्नुनासिक। उसी प्रकार जो है अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब जिसमें नाक की सहायता कम ली जाए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे आगे मैंने लिखा है 5, अरे 5 ये चंद्रबिंदु वाला, तो जो चंद्रबिंदु वाला होता है वो हमेशा अनुनासिक होता है। उसको बोलने में जो है हमारा मुख क्या होता है? खुल जाता है, और नासिका से, हालांकि दोनों से बोला जाता है लेकिन मुख की अधिक सहायता ली जाती है। ठीक है, तो ये होता है अनुनासिक।
और अनुस्वार में अगर आप देखेंगे तो अनुस्वार में हम मुख थोड़ा कम खुला रहता है, नाक से अधिक जो है हवा बाहर निकलती है, तो वो अनुस्वार जो होता है। जैसे अंगूर, आपका नासिका से जो है अधिक जो है कि वायु बाहर आ रही है, इसलिए ये अनुस्वार हो गया। अनुनासिक का मतलब जैसे हमने 5 लिख दिया 5, तो 5 बोलने में आपका मुख भी खुल रहा है, मुख से वायु ज़्यादा आ रही है, तो जहाँ पे मुख ज़्यादा खुले और जो है नाक का कम प्रयोग हो वो अनुनासिक होता है, ठीक? तो ये अनुनासिक और निर्नुनासिक, ये जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, एक बार मैं फिर बताता हूँ कि जहाँ पे स्वर का मूल रूप पहले लिख दिया जाए वो जो होता है निर्नुनासिक, ठीक है? और अनुनासिक जहाँ पे जिस स्वर का उच्चारण करते समय जो है या अनुस्वार का उच्चारण करते समय जो है मुख से वायु अधिक निकले और नाक से कम, वहाँ पे नाक से अधिक निकले, मुख से कम निकले, सॉरी मैं बता रहा हूँ अनुनासिक। हाँ, अनुनासिक मतलब नाक से जो है कम निकले, मुख से ज़्यादा, जैसे 5, 6, 5 दांत, ये सब, ठीक? ओके। अब देखिए ये जो है विसर्ग क्या है? विसर्ग का भी प्रयोग अब संस्कृत में अधिक हो गया है। यह भी अनुस्वार की तरह विसर्ग ही स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है एक प्रकार का, और इसकी जो ध्वनि है ह की तरह होती है। आप जैसे बोल के देख लेते ना, अह, दुःख, है ना? तो इसकी ध्वनि ह के जैसा होता है। और ये तत्सम शब्दों में इसका अधिक प्रयोग होता है और इसका प्रचलन संस्कृत में बहुत अधिक होता है। अब हिंदी में भी इसका प्रचलन बहुत थोड़ा कम रह गया है, कहीं-कहीं पर तत्सम शब्दों में केवल, ठीक? अनुनासिक मैंने अभी क्लियर कर दिया। तो ये जो है अब इसके आगे जो है आपको मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार मैं फिर से कह दे रहा हूँ। और आपकी जो अगली वीडियो बनेगी वो बनेगी व्यंजन पे। किस पे बनेगी? व्यंजन पे। अब व्यंजन में ही बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हैं जहाँ से आप जो है प्रश्नों को जो प्रश्न बनेंगे, बोर्ड प्रश्न बनाएगा, उन प्रश्नों को आप जो है यहाँ से पढ़ कर के आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो है ये छोटी-छोटी जो बातें हैं, अगर आप ध्यान से इसको कर लेंगे तो आपका 2 से 3 नंबर, 4 नंबर इसमें से आ जाएगा। और इसमें जो प्रश्न बनेंगे, प्रश्न तो बहुत इसमें तैयार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है आप यहाँ तक जो है काफ़ी ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो आपके कुछ जो है बेस, ये आधार है मान लीजिए व्याकरण का, आपका तैयार हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए यहीं पर हम रुकते हैं। तब तक के लिए आप सबको पुनः धन्यवाद करते हैं वीडियो देखने के लिए और नमस्कार करते हैं। ओके, धन्यवाद।